मेरे बाप को बेटा चाहिए था। उन्होंने मुझे 8 साल तक बर्दाश्त किया। उसके बाद उन्होंने मुझे एक तवायफ़ को दे दिया। उसने मेरे बाप से कहा, इसके मैं तुझे 2 लाख दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। इसे बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा, बहुत नखरे करेगी। मेरे बाबा ने उसे एक बार देखा और बोले, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मुझे दोबारा फ़ोन करके कोई ख़बर मत देना। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा पैसा मुझे दे और लड़की रख ले। यह कहते ही बाबा ने मुझे धक्का मारकर उस तवायफ़ के पैरों में फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब करने वाला मेरा अपना सगा बाप था। और फिर उसी रात मेरी चीख पूरे कोठे में गूंज उठी, क्योंकि मेरा नाम माया है। मेरी उम्र 30 साल है। इस समय मैं अकेली कोठे की छत पर चुपचाप बैठी हुई थी। मेरे आसपास कोई नहीं था। जब भी मुझे अकेलापन महसूस होता, मैं कोठे की छत पर चली आती। यहाँ आने के बाद मुझे एक अलग सा सुकून महसूस होता। यहाँ आने के कुछ देर बाद मैं अतीत की यादों में खो गई। एक तवायफ़ की ज़िंदगी आसान नहीं होती। तरह तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, तरह तरह की गालियाँ सुननी पड़ती है, लोगों के कदमों में बैठना पड़ता है, उनकी जातियाँ सहनी पड़ती है, तब जाकर हमें कुछ पैसे मिलते हैं। जब मैं इस दुनिया में आई थी, मेरे बाबा ने मुझे देखने से इनकार कर दिया था। उन्हें बेटे की ख्वाहिश थी, लेकिन बदकिस्मती से भगवान ने मुझे उनके घर भेज दिया। कहते हैं बेटी लक्ष्मी होती है। जिस घर में बेटी पैदा होती है वह घर बहुत खुशहाल रहता है। लेकिन मेरे बाबा ने मेरे जन्म के बाद मेरी माँ को बहुत मारा पीटा। उन्हें गालियाँ दी कि तूने इसे क्यों पैदा किया। जब तुझे पता था कि ये पैदा होने वाली है तो इसका गला घोंटकर क्यों नहीं मार दिया। उस समय मैं बिल्कुल मासूम थी। मुझे नहीं पता था कि बाबा ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। कभी कभी मुझे अजीब महसूस होता, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, इसलिए कुछ समझ नहीं पाती थी। धीरे धीरे मैं बड़ी होने लगी। जब मैंने होश संभाला और पहली बार बाबा का सच्चा रूप देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हर बच्चे की इच्छा होती है कि उसके माँ बाबा उसे बहुत प्यार करे, उसे सीने से लगाए और उसे यह बताए कि वह कितनी ख़ास है। लेकिन मेरे माँ बाबा ने मुझे कुचल दिया। माँ फिर भी गले से लगा लेती थी, मेरा माथा चूमती थी, मुझे नए कपड़े पहनाती थी, लेकिन बाबा मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। वह पल मेरी आंखों के सामने किसी फिल्म की तरह बार बार घूम रहा था। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे ख़ास दिन था जब मैंने पूरे स्कूल में पहला स्थान प्राप्त किया। मुझे उम्मीद थी कि मेरे बाबा ज़रूर मेरे अवार्ड फंक्शन में आएंगे। सभी के माँ बाबा आ रहे थे। मुझे भी चाह थी कि मेरे माँ बाबा आएं, लेकिन मैं दरवाज़ा ही देखती रह गई। ना माँ आई और ना ही बाबा। माँ का कहना था कि मैं अकेले कैसे आ सकती हूँ, और तुम अपने बाबा को तो जानती ही हो। मैं जानती थी बाबा तो मेरी किसी खुशी में शामिल ही नहीं होना चाहते थे। मैंने अकेले ही जाकर अपना अवार्ड लिया। टीचर ने मंच पर मेरे माँ बाबा को बुलाया, लेकिन वह आए ही नहीं। मैं धीरे से बोली, मेरे माँ बाबा नहीं आए हैं, वह ज़रूरी काम में है। इतना कहना था कि मेरी आंखों से आंसू टप टप बहने लगे। वह पल मेरे लिए बेहद तकलीफ से भरा था, लेकिन उसी दिन मैंने खुद को मजबूत बना लिया। मैंने सोच लिया था कि अब ज़िंदगी मुझे अकेले ही जीनी होगी। मेरा कोई इस जीवन में मेरे साथ नहीं होगा, ना माँ और ना बाबा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा यह मजबूत होना मेरे लिए कितना तकलीफदेह साबित होने वाला है। मैं अपना अवार्ड लेकर घर पहुंची तो देखा कि माँ बाबा सामने बैठे बातचीत कर रहे थे। माँ बाबा के आगे हाथ जोड़कर रो रही थी। मैं हैरान थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया जो माँ हाथ जोड़कर रो रही है। मैंने अपनी तकलीफ़ को एक तरफ रख दिया और माँ की तरफ दौड़ी। उन्हें देखकर मैंने उनसे पूछा, माँ क्या हुआ, आप क्यों रो रही हैं, सब ठीक तो है। मैं कुछ और कहती उससे पहले ही मेरे बाबा बोले, जाओ अपने कपड़े बदल कर आओ, मैं यहीं बैठा तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तुम्हें और मुझे एक ज़रूरी जगह जाना है। मैंने हैरानी से अपने बाबा को देखा, जो मुझसे बात करना भी ज़रूरी नहीं समझते थे। आज वो खुद मुझे कहीं ले जाने वाले थे। मैं तो हैरान ही रह गई थी। अपने सारे गम को भूलकर मैं तुरंत खुश होकर कमरे में चली गई। लेकिन मुझे यह पता नहीं था कि मेरी यह खुशी मेरे लिए कितनी दर्दनाक साबित होने वाली है। कमरे में जाकर मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले। आज मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई थी, क्योंकि पहली बार मैं अपने बाबा के साथ कहीं जा रही थी। पहली बार बाबा ने मुझसे कहा था कि वह मुझे अपने साथ कहीं लेकर जाएंगे। मुझे लगा था शायद मेरे बाबा मेरे अवार्ड की खुशी में मुझे कोई सरप्राइज़ देना चाहते हैं। यही वजह थी कि मेरे चेहरे से मुस्कान हट ही नहीं रही थी। जब मैं तैयार होकर बाहर आई तो बाबा खड़े थे। शायद वो मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे। मैं तुरंत उनके पास गई और उन्हें देखते हुए बोली, चलिए बाबा, मैं तैयार हूँ। मेरी आवाज़ में खुशी छलक रही थी। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाया और मेरा हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गए। एक पल के लिए मैंने पीछे मुड़कर माँ को देखा
तो वो अब भी चेहरा ढककर रो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि माँ इस तरह क्यों रो रही है। मैं उनसे पूछना चाहती थी लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ रखा था और तेज़ तेज़ कदमों से मुझे लेकर जा रहे थे, लेकिन मैं अपनी गर्दन सीधी नहीं कर पा रही थी। मैं बस माँ को देखती रही। बाबा ने मुझे गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चल पड़ी। मैंने बाबा को देखते हुए धीरे से हिम्मत जुटाकर पूछा, बाबा एक बात पूछूं आपसे? उन्होंने हल्के से सिर हिलाया। उनके चेहरे पर चट्टानों जैसी सख्ती थी। मैंने पूछा, बाबा माँ क्यों रो रही थी? आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? सब ठीक है ना? उन्होंने फिर से सिर हिला दिया और चुपचाप गाड़ी चलाने लगे। मैंने एक बार फिर कहा, बाबा आपको पता है आज मंच पर जब आपका नाम पुकारा गया था तो मुझे बहुत इच्छा हुई कि आप आते, लेकिन आप नहीं आए। मुझे पता है आप ज़रूरी मीटिंग में होंगे। कोई बात नहीं, लेकिन अब जहाँ भी आप मुझे ले जा रहे हैं वहाँ हम दोनों साथ में बहुत सारा समय बिताएंगे। मेरी आवाज़ में अब भी खुशी थी। बाबा ने बस एक नज़र मुझ पर डाली और फिर वापस गाड़ी चलाने लगे। मैं हल्की फुल्की बातें कर रही थी लेकिन वो बस सिर हिला देते। उन्होंने मुझसे एक भी शब्द नहीं कहा। गाड़ी काफ़ी देर तक चलती रही और फिर अचानक एक झटके से रुक गई। मैंने हैरानी से बाहर देखा। यह इलाका काफ़ी गहमा गहमी वाला था। सामने एक बड़ी सी हवेली बनी हुई थी। मेरी आंखें खुली रह गई। इतनी खूबसूरत हवेली मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी थी। बाबा मेरे साथ बाहर आए और मेरा हाथ पकड़कर हवेली की तरफ बढ़ गए। मैं समझी कि बाबा अपने किसी दोस्त के घर आए होंगे या फिर किसी और काम से, लेकिन जब वो हवेली की ओर बढ़े तो मैं हैरान रह गई। हवेली को देखकर मेरे दिल में यह इच्छा जागी कि अंदर से इसे देखूं। यह हवेली कैसी बनी होगी। अब उस हवेली के अंदर जाना मुझे बहुत खुशी महसूस करा रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह हवेली नहीं बल्कि एक नर्क है जहाँ मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी। मेरी इज्जत को कुचल दिया जाएगा और मेरी पहचान को मिटा दिया जाएगा। जब मैं और बाबा हवेली में दाखिल हुए तो अंदर का नज़ारा देखकर मैं हैरानी के समंदर में डूब गई, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा माहौल कहीं नहीं देखा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी आंखों पर चश्मा लगाए ज़मीन पर बैठा ढोल बजा रहा था और उसके सामने 4 लड़कियां पैर में घुंघरू बांधकर कमर मटकाते हुए नाच रही थी। मैं हैरान थी, जबकि बाबा इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए वहां सामने बैठी एक औरत की तरफ बढ़ गए। वो औरत बेहुदा कपड़ों में थी। उसकी साड़ी से उसका शरीर झलक रहा था। मेरी माँ ने कभी इस तरह के कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए मुझे अजीब सी शर्म महसूस हुई और मैंने अपनी नज़रें झुका ली। वह औरत काफ़ी भारी शरीर की थी। मेरे बाबा ने इसे देखते हुए सम्मान के साथ कहा, आशा करता हूँ गंगूबाई आप कुशल होंगी। मैं बहुत दूर से आया हूँ। मुझे विक्रम रंधावा ने भेजा है। वह औरत जो गद्दी से टेक लगाकर बैठी थी, विक्रम रंधावा का नाम सुनकर सीधी हो गई। उसने बाबा को सवालिया नज़रों से देखा। बाबा ने आगे कहा, मुझे अपनी बेटी को बेचना है, क्या दाम दोगी? बाबा के ये शब्द मेरे लिए किसी जहर के तीर जैसे थे। मैंने हैरानी से उन्हें देखा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। मेरी उम्र 8 साल थी और मैं अपनी फटी फटी नज़रों से अपने बाबा को देख रही थी। क्या वो सच में मुझे बेचने आए थे? इस बात का मतलब क्या था? गंगूबाई ने मुझे सिर से पैर तक घूर कर देखा, फिर तुरंत सिर हिलाते हुए बोली, छोकरी तो बड़ी सुंदर है, बड़ी मुलायम सी लगती है। इसके मैं तुझे पूरे 2 लाख दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। अभी यह कली है, फूल बनने में वक्त लगेगा। मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसे बहुत कुछ सिखाना भी पड़ेगा। शरीफ घर की लगती है, बहुत नखरे करेगी। मेरे बाबा ने उसे एक बार देखा और बोले, ठीक है, लेकिन इसके बारे में मुझे दोबारा फ़ोन करके कोई खबर मत देना। मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा पैसा मुझे दे और लड़की रख ले। या कहते ही बाबा ने मुझे धक्का मारकर गंगूबाई के पैरों में फेंक दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब करने वाला मेरा अपना सगा बाप था, जिसके शरीर का मैं हिस्सा हूँ। मैं फटी फटी आंखों से अपने बाबा को देख रही थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब सच है। गंगूबाई ने एक नज़र मेरे वजूद पर डाली। माहौल में एक अजीब तनाव छा गया। वो आदमी जो ढोल बजा रहा था, उसने भी अपना चश्मा उतार कर हमारी ओर देखना शुरू कर दिया। वह चारों लड़कियां भी बाबा और मुझे ही देख रही थी। कमरे में मौजूद कुछ औरतें भी बाहर आ गई थी। शायद सभी के लिए यह नज़ारा हैरान कर देने वाला था। गंगूबाई ने मेरे बाबा को देखकर कहा, मैं एक तवायफ होकर दुआ करती हूँ कि तुझ जैसी आदमी को फिर कभी बेटी ना मिले। तुझे शर्म आनी चाहिए चंबेली। इस आदमी को 2 लाख दे और इस कोठे से बाहर निकाल दे। और ख़बरदार, अगर तूने फिर कभी मेरे कोठे का रुख किया तो मैं तेरी ज़िंदगी को नर्क बना दूंगी। यह कहकर गंगूबाई ने मुंह फेर लिया और मैं नीचे ज़मीन पर बैठी सिसक रही थी।
मैं यह शब्द नहीं निकाल पाई कि मुझे बाबा के साथ जाना है, बाबा मुझे अपने साथ ले चलो। गंगूबाई के शब्द मेरे लिए किसी मरहम जैसे थे। बाबा उस चंबेली नाम की औरत से पैसे लेकर चले गए थे। मैंने बस एक आंसू भरी नज़र से उनकी पीठ को देखा। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ क्यों रो रही थी, उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। मेरा दिल तकलीफ से फटने के करीब हो गया था। मैं घुटनों में मुंह दिए सिसक रही थी। यह पल मेरे लिए बहुत दर्दनाक था। मैं अपना दर्द किसी को नहीं बता सकती थी। अचानक ही मेरे सिर पर एक प्यार भरा हाथ आया। मैंने सिर उठाकर देखा तो वही बेहूदी कपड़े वाली गंगूबाई मेरा सिर सहला रही थी। वह मेरी ठोड़ी पकड़ते हुए बोली, ना मेरी बच्ची, इस तरह नहीं रोते। लड़कियां तो लक्ष्मी होती है, बस कुछ दरिंदे उन्हें ख़त्म कर देते हैं। ए चंबेली, इसे ले जाकर खाना दे, इसका बहुत ख्याल रखना। यह गंगूबाई की सबसे ख़ास और लाडली लड़की है। वहाँ मौजूद सभी ने मुझे दया की नज़रों से देखा। मैं गंगूबाई को देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ चंबेली के साथ कमरे में चली गई और फूट फूट कर मैं बहुत रोई थी। खैर, वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ होती है। कैसे कैसे साल गुजर गए पता ही नहीं चला। लेकिन जब भी मैं छत पर आती तो मैं अपना गुजरा हुआ दिन ही याद करती थी। खैर, इन सोचों से मैं अचानक होश में आई। मेरा ध्यान पीछे से आती मेरी नाम की पुकार पर टूट गया। मैंने पलटकर देखा तो गंगूबाई की एक लड़की खड़ी थी। मैं अपनी जगह से खड़ी हो गई और उससे मैं बोली, हाँ बोलो, क्या हुआ? वह सिर झुकाकर बोली, माया दीदी, आपको गंगूबाई ने नीचे बुलाया है। मैंने उससे कहा, ठीक है चलो, और मैं भी उसके पीछे पीछे नीचे हॉल में आई। मैं अब तक इस सदमे से बाहर नहीं आई थी कि मेरे बाबा ने मुझे भेज दिया है। वह कड़वी यादें मुझे याद करने के बाद मैं काफ़ी उदास हो गई थी। मेरा दिल अजीब सी हालात में था। मन चाहता था कि कहीं दूर चली जाऊं, यहाँ से कहीं भाग जाऊं, जहाँ कोई ना हो, बस मैं और मेरी अकेली दुनिया। मैं नीचे हॉल में पहुंची तो सामने ही एक आदमी सिर झुकाकर बैठा हुआ था। मैंने उसे पूरी तरह नज़रअंदाज करके गंगूबाई के पास पहुंची। गंगूबाई ही मेरी माँ थी, जिन्होंने मुझे 8 साल की उम्र से पाल कर बड़ा किया था। अब वह काफ़ी उम्र दराज हो गई थी और उनकी जगह मैं बैठने लगी थी, मगर आज भी मैं उनको वैसे ही इज्जत और सम्मान देती थी जैसे पहले दिया करती थी। मैंने उनका हाथ चूमकर अपनी आंखों से लगाया और उनके पास ही बैठकर बोली, हाँ गंगूबाई, बोलो, क्या बात है? मुझे अकेले ही रहने दिया करो, बस जब देखो माया माया करती रहती हो। मैं हंसी उड़ाते हुए बोली, जबकि गंगूबाई धीमी मुस्कुराई और सामने की ओर इशारा करते हुए बोली, यह नौजवान आया है और तुमसे मुलाकात का इच्छुक है। मैंने उसे कहा भी कि तुम अभी बिज़ी हो, लेकिन वह कहता है कि अगर आज उसने तुमसे मुलाकात ना की तो वह मर जाएगा, बहुत दीवाना लगता है। मैंने कहा, अच्छा, ऐसा भी कौन है? मैं देखूँ तो ज़रा। मैं गंगूबाई के पास से उठकर अपना दुपट्टा लहराते हुए उस नौजवान की ओर बढ़ गई। मैंने उसे पुकारा, कौन हो तुम? ज़रा अपना चेहरा तो दिखाओ। तो उसने बेतहाशा मेरी ओर देखा। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह मेरे गले से लग गया। मेरे लिए यह पल काफ़ी हैरान करने वाला था। मैं उससे अलग होते हुए बोली, ए लड़के, खबरदार जो बिना इजाज़त के मुझे छुआ भी। क्या काम है? क्यों मिलना चाहते हो? कई लड़कियां उसे प्रशंसा भरी निगाहों से देख रही थी। यह बात सच थी कि वह नौजवान काफ़ी सुंदर था और मुझसे महज 2 या 3 साल छोटा था। मैं कुछ कहती इससे पहले ही वह बोला, मैं बहुत दूर से आपसे मिलने आया हूँ। मेरी बहुत इच्छा थी माया आपसे मिलने की, और देखिए आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। मैं 2 बार और भी आया हूँ, मगर आप बहुत बिजी थी, इसलिए आपसे मिल नहीं सका। मगर आज मैं आपसे बिना मिले नहीं जाऊंगा। मैं मुस्कुराई। यह बात सच थी कि मेरी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर तक थी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ कमरे की ओर ले गई। मैंने उसके साथ रेट की मांग नहीं की, क्योंकि वह कह रहा था कि वह पहले भी आ चुका है, इसलिए मैं आज उसके साथ छूट देना चाहती थी। मैं कमरे में दाखिल हुई और उसे बिस्तर पर बैठने को कहा। उसके लिए एक गिलास जाम बनाया और उसे पकड़ाते हुए बोली, अब बोलो, क्यों मिलना चाहते हो मुझसे? मैं तुमसे काफ़ी बड़ी हूँ। मेरी बात सुनकर वह फ़ौरन बोला, बस 3 साल। मैं सब हिसाब किताब करके आया हूँ। आपको देखने की दिल में बहुत चाह थी और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आज मैं आपके साथ बैठकर बातें कर रहा हूँ। क्या मैं आपका हाथ पकड़ सकता हूँ? मैं उसके पास ही बैठी हुई थी। मैंने सिर को हल्का सा झुकाते हुए बोली, हाँ। उसने फ़ौरन मेरा हाथ पकड़ लिया और बिना सोचे समझे मेरे हाथों पर अपने होंठ रख दिए। मेरा पूरा जिस्म एक पल के लिए सिहर उठा। इससे पहले भी मैंने कई मर्दों के साथ रातें बिताई थी, लेकिन आज उसका चूमना न जाने क्यों मुझे अजीब सी हालात में डाल गया। वह मेरी ओर देखते हुए बोला, आपको जितनी पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूँ। क्या मैं आपके करीब आ सकता हूँ?
पहली बार कोई मर्द मुझे छूने की इजाज़त मांग रहा था। मेरी आंखों में एक अजीब सी चमक उठी थी। मैंने सिर को हल्की सी हिलाया था कि उसने अचानक मुझे अपने सीने से लगा लिया। ना जाने क्यों उसके सीने से लगने पर मुझे सुकून का एहसास हो रहा था। वह धीरे धीरे मेरी आत्मा में समाने लगा। उसने मेरे कान में धीमी आवाज़ से कहा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं आप तक पहुंच सकूंगा। यह कहते ही उसने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी। उसका बेबाक अंदाज मुझे शर्माने पर मजबूर कर रहा था। कहने को मैं एक तवायफ थी, लेकिन न जाने क्यों उसके सामने मैं पिघलती जा रही थी। वह रात धीरे धीरे गुजर गई और उसने मुझसे अपने सारे हक हासिल कर लिया। सुबह का सूरज निकलते ही वह मुझे छोड़कर चला गया। यह कोई नई बात नहीं थी, लेकिन ना जाने क्यों आज मुझे थोड़ी तकलीफ महसूस हुई। मुझे अपने बीते हुए वो कड़वे दिन याद आने लगे जब मेरे साथ यही सब हुआ करता था। जिंदगी के 8 साल इस कोठे पर बड़े सुकून से गुजर गए थे। गंगूबाई ने कभी किसी मर्द को मेरी ओर आंख उठाने तक की इजाज़त नहीं दी थी। मैं वाकई गंगूबाई की बहुत लाडली थी। उन्होंने हमेशा मुझे अपनी छाया में छिपा कर रखा था, मगर जब मैं 16 साल की हुई तो उन्होंने मुझे बुलाकर साफ साफ कह दिया, देख माया, तेरे 8 साल सुकून से गुजर गए। मैंने आह तक नहीं की। तूने मेरे कोठे का नमक खाया है। अब तू मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगी। अब तुझे धंधे पर बैठना पड़ेगा और आने वाले मर्दों को खुश करना पड़ेगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो फिर गंगूबाई एक माँ के रूप में नहीं बल्कि कोठे की मालकिन के रूप में तुझसे बात करेगी। मेरा पूरा वजूद सिहर उठा था। मैंने कोठे पर वो 8 साल बहुत खुशी से गुजारे थे। गंगूबाई मुझे बहुत प्यार करती थी। कोठे पर मौजूद हर लड़की मेरे लिए एक नर्म जज्बात रखती थी, क्योंकि मुझे बेचने के लिए कोई और नहीं बल्कि मेरा सगा बाप आया था। और जिस अंदाज में वह मुझे बेच कर गया था वह पल सबको रुला गया। मैं चुप हो गई थी। मुझे यहाँ आने के बाद कुछ बातें समझ आ गई थी, लेकिन असल हकीकत से मैं अब तक अनजान थी। आज मुझे एक मर्द का बिस्तर सजाना था। इसके लिए मुझे रंगीन कपड़े पहनने थे। आज वह पहला मर्द होगा जो मेरे करीब आएगा, मुझे छुएगा। मैं सब जानती थी और बेहद डरी हुई थी। मुझे नोच खाने वाला वह पहला मर्द कोई और नहीं बल्कि मेरे बाप का दोस्त विक्रम रंधावा था, जो मुझे बर्बाद करने आया था। मैं दुल्हन की तरह सजकर विक्रम रंधावा का बिस्तर सजाकर बैठ गई थी। शाम के साए ढलते ही पूरे कोठे में एक अजीब सा माहौल बन चुका था। मैं नाच रही थी, लेकिन आज गंगूबाई ने मुझे नाचने की भी इजाज़त नहीं दी थी। उनका कहना था कि अगर तुम नाचोगी तो बहुत थक जाओगी और फिर रात में आने वाले ग्राहक को खुश नहीं कर पाओगी, इसलिए आज सिर्फ बिस्तर सजाओ। कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुला। अंदर आने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबा का सबसे अच्छा दोस्त था। उसने आते ही मेरा दुपट्टा खींचकर दूर फेंक दिया। मैं समझ रही थी कि वह मेरे साथ नरमी करेगा, मगर उसने अपनी बेरहमी दिखानी शुरू कर दी। वह रात बहुत ज़्यादा दर्दनाक थी। मैं बहुत रोई। मैं उसके सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे साथ इतनी सख्ती मत करो, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं आह नहीं करूँगी। लेकिन उसे मुझ पर बिल्कुल भी रहम नहीं आ रहा था। उसके दिल में जो आ रहा था वह कर रहा था और मैं उसके सामने बेबस पड़ी सिसक रही थी। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। अब रोज़ मुझे हर दूसरे तीसरे आदमी के लिए बिस्तर सजाना पड़ता था, मगर गंगूबाई हमेशा मेरा ख्याल रखती थी। अगर मैं उनसे कह देती, गंगूबाई मैं थक गई हूँ, मुझ में अब हिम्मत नहीं बची, आज मैं किसी आदमी के पास नहीं जाना चाहती, मेरा मन नहीं है, तो गंगूबाई मुझे कभी मजबूर नहीं करती थी। शायद मैं उनकी इकलौती लाडली थी, इसलिए वह मुझे तकलीफ़ में नहीं देख पाती थी। पहली रात विक्रम रंधावा के साथ गुजारने के बाद मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। गंगूबाई ने मुझे पूरे 1 हफ्ते का आराम दिया। हालांकि यह उनका नुकसान था। विक्रम रंधावा फिर से आया था, लेकिन गंगूबाई ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं तुझे अपनी लड़की नहीं दूंगी, तू मेरी लड़की को बर्बाद कर रहा है। विक्रम रंधावा ने बहुत हंगामा किया, लेकिन गंगूबाई ने सख्ती से मना कर दिया। वक्त गुजरता गया और कई तवायफें बिक गई, लेकिन गंगूबाई ने मेरी कीमत नहीं लगाई। उनका कहना था, यह मेरी बेटी है, मैंने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है, मैं इसे किसी भी कीमत पर नहीं बेचूंगी। कई औरतें मेरे खिलाफ हो गईं। उनका कहना था, जब हमारी कीमत लगाई जा रही है तो इसे भी बेचा जाए। मगर गंगूबाई अपने असली रूप में आई और सबको चुप करा दिया। और इन 15 सालों के अंदर में यह पल मेरे लिए बहुत अजीब था। मुझे खुशी भी हो रही थी और रोने का मन भी कर रहा था। ना जाने क्यों मेरा दिल एक अजीब सी कश्मकश में फंसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि आज जो मैंने किया है वह बहुत गलत कर दिया है, और यह एहसास मुझे क्यों हो रहा था मैं खुद भी नहीं जानती थी। फिलहाल मैंने अपना सिर झटक दिया और अतीत की दर्दनाक यादों को भुलाकर खड़ी हो गई। मैं सीधा बाथरूम गई। वहां जाकर काफ़ी देर तक मैं शावर के नीचे खड़ी खामोश नज़रों से पानी को देखती रही। जब मैं खुद को संवार कर बाहर आई तो गंगूबाई तख्त पर बैठी हुई थी।
उन्होंने मुझे देखा और नाराज़गी जताई। मैं जानती थी कि वह नाराज़ क्यों हैं, क्योंकि मैंने उस लड़के से एक भी रुपया नहीं लिया था। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया और गुस्से से बोली, अपने आप को भी दे दिया और पैसा भी नहीं लिया, ये कौन सा इंसाफ है। मैं मुस्कुराई और गंगूबाई का चेहरा अपने हाथों में थामते हुए बोली, कभी कभी यह सब करना भी सही होता है। परेशान मत हो, नुकसान का सौदा नहीं किया। आपकी बेटी को आज बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। बस इतना समझ ले कि 15 साल के इस सफ़र में आज का दिन आपकी बेटी के लिए बहुत मायने रखता है। गंगूबाई ने मेरे वजूद पर एक नज़र डाली और हूँ कहकर चुप हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरने लगा और अनजाने में ही मैं उस आदमी का इंतज़ार करने लगी। शाम के साए ढलते ही मेरी निगाहें दरवाजे पर टिक गई थी और मैं कोठे की छत पर चली जाती थी और अपने कड़वे अतीत को याद करने लगती थी। अब मैं काफ़ी मजबूत हो चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं 8 साल की उम्र में ही मजबूत हो गई थी, लेकिन यह सिर्फ मेरा वहम था। असली ताकत मेरे वजूद में तब आई थी जब गंगूबाई ने सबके सामने मुझे अपने तख्त पर बिठाया था और कहा था, आज से इस कोठे की मालकिन मेरी माया है। अगली सुबह का सूरज नई उम्मीदों के साथ चमक रहा था। मेरी सोच के बिल्कुल उलट वह नौजवान सुबह सुबह ही कोठे पर आ चुका था। जब मैं कमरे से बाहर आई तो देखा कि वह गंगूबाई के सामने हाथ जोड़कर बैठा हुआ था। मेरे चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। मेरा दिल खुशी से झूम उठा। ना जाने क्यों उसकी मौजूदगी मुझे खुशी दे रही थी। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उस नौजवान के पास पहुंची तो उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। वह गंगूबाई के सामने हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांग रहा था। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं उससे शादी कर लूं। मैं चौंक गई थी। मेरे करीब पहले भी कई मर्द आए थे और सबने मुझसे प्यार का इजहार किया था, लेकिन यह पहला था जो मुझसे शादी की ख्वाहिश जता रहा था। उसका पहनावा यह बताने के लिए काफ़ी था कि वह बहुत अमीर है। गंगूबाई उससे सवाल जवाब कर रही थी, उसके घर वालों के बारे में पूछ रही थी। एक पल के लिए मैं हैरान हुई और फिर गंगूबाई ने जो कहा उसे सुनकर मैं और भी चौंक गई। गंगूबाई बोली, ठीक है, मैं अपनी बेटी तुम्हारे हवाले करने को तैयार हूँ और तुमसे 1 रुपया भी नहीं लूँगी, लेकिन अगर तुमने मेरी माया को कभी परेशान किया या उसे ज़रा भी तकलीफ़ दी तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे अभी के अभी अपने घर ले जाओगे और अपने माँ बाप से मिलवाओगे, तब जाकर मैं अपना फ़ैसला दूंगी। उनकी बात सुनकर उस नौजवान ने सिर उठाया। मैंने देखा कि वह वहीं खड़े हाथ बांधे गंभीरता से उसे देख रही थी। वह तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और मुझे देखते हुए माफ़ी भरे लहजे में बोला, उस दिन मैं अचानक चला गया था। दरअसल मेरी माँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैं माफ़ी चाहता हूँ गंगूबाई। मैं तैयार हूँ, आप दोनों मेरे साथ अभी के अभी चल सकते हैं। मैं अपने माँ बाबा से अभी आपको मिलवा देता हूँ ताकि आप शादी के लिए राज़ी हो जाएं। मैं गंगूबाई को मना करना चाहती थी कि ये सब ना करें। मैं जिस तरह की ज़िंदगी बिता रही हूँ वही ठीक है। मुझे कोई इज़्ज़त भरी ज़िंदगी नहीं चाहिए। लेकिन गंगूबाई ने मेरी एक बात नहीं सुनी और ना ही मेरी तरफ देखना गवारा किया। वह मुझे अपने साथ उस नौजवान के घर ले गई थी। एक लंबी दूरी तय करके हम उसके घर पहुंच गए थे। जैसे जैसे रास्ता गुजर रहा था मैं हैरान होती जा रही थी। यह रास्ता कहीं देखा हुआ सा लग रहा था। मेरी आंखों में नमकीन पानी भरने लगा था और जब गाड़ी उस मकान के सामने रुकी तो मेरे शरीर में कपकपी सी हो गई थी। यह मकान किसी और का नहीं बल्कि मेरा ही था। मेरे बचपन का घर था। उसने गाड़ी रोककर मुझे और गंगूबाई को बाहर आने की हिदायत दी थी। मैं फटी फटी आंखों से सब कुछ देख रही थी। वह घर बहुत बड़ा और आलीशान बन चुका था। यकीनन बाबा ने तरक्की कर ली थी। वह हमें अंदर लेकर गया और ऊंची आवाज़ में बाबा और माँ को पुकारने लगा। जब उस लड़के का माँ बाप बाहर आए तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई। इसका मतलब यह लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे माँ बाबा का बेटा। इसका मतलब यह मेरा सगा। मैं बिल्कुल सन्न हो गई थी। व्हीलचेयर पर मेरे बाबा थे। जब मैंने अपने बाबा को ऐसे देखा तो मेरे शरीर पर एक खामोशी सी छा गई थी। वह नौजवान जिसका नाम विशाल था, वह खुशी से अपने बाबा को मेरा पहचान करा रहा था कि मैं उसकी होने वाली पत्नी हूँ और मेरे बाबा अपनी जगह पर सन्न बैठे गंगूबाई को देख रहे थे। मैं हैरान थी। गंगूबाई झुंझलाकर बोली, तुम इसकी औलाद हो? तुम्हें पता है ये कौन है? विशाल ने हैरान होकर देखा। मैं गंगूबाई को चुप कराना चाहती थी क्योंकि भगवान ने फैसला कर लिया था। उसने मेरे बाबा को सजा दुनिया में ही दे दी थी। उन्हें व्हीलचेयर पर देखकर ही समझ गई थी कि वह अब इस हालात में नहीं है कि उन्हें यह धक्का और दिया जाए। लेकिन गंगूबाई चुप नहीं रही।
उसने विशाल को पूरी सच्चाई मेरे बाबा की बताई थी। फिर जो सच्चाई मुझे पता चली वह सुनकर मैं हैरानी के समंदर में डूब गई थी। मेरे जाने के बाद बाबा और माँ ने बहुत कोशिश की थी, लेकिन भगवान ने मेरे बाप को दूसरा कोई औलाद नहीं दिया। इसलिए इन लोगों ने अनाथ आश्रम से विशाल को लिया था और उसे पाल पोस कर बड़ा किया था, और आज उनके ही बेटे की पसंद बनकर मैं उनके सामने खड़ी थी। यानी जहाँ से मेरी बर्बादी का आगाज़ हुआ था, वहीं से मेरी खुशहाली का आगाज़ होना था। गंगूबाई इस रिश्ते के लिए इनकार कर गई थी। वह मुझे इस घर में ब्याह कर नहीं भेजना चाहती थी, और मेरा भी अब कोई इरादा नहीं था। मगर विशाल मेरे पैरों में बैठ गया था, मुझसे अपनी मोहब्बत की भीख मांगने लगा था। और जब मेरे बाबा ने हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगी और मेरे पैरों को पकड़ने के लिए अपनी व्हील चेयर से नीचे गिर पड़े, तो मैंने गंगूबाई को देखकर अपनी तरफ से भी रजामंदी दे दी थी। मेरे जीवन के ये 15 साल बहुत तकलीफ़ में गुजरे थे। मैंने बहुत दर्द सहा था, लेकिन ये सब कुछ मेरा तकदीर था, मेरी किस्मत में यही लिखा हुआ था। और जब मेरा वक्त बदल रहा था तो मैं फिर से उस तकलीफ़ में नहीं जाना चाहती थी। इसलिए मैंने चुपचाप गंगूबाई को अपनी तरफ से रजामंदी दे दी थी। गंगूबाई ने भी मेरी शादी खुशी से करवाई थी और विशाल को धमका कर गई थी कि अगर तुमने मेरी बेटी के साथ कुछ भी गलत किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर दूंगी। विशाल गंगू माँ से वादा किया था कि वह मेरे बाबा जैसा नहीं है, वह अलग है, और वह सच में बहुत अलग था। उसने मुझे दुनिया जहान की खुशियाँ दी थी। मेरे बाबा मुझसे हर वक्त माफ़ी मांगते रहते थे। माँ मेरा बहुत ध्यान रखती थी, लेकिन फिर भी मेरे दिल में एक दर्द था। काश ये सब प्यार और मोहब्बत मुझे उस वक्त मिल जाती जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, मगर ये काश हमेशा काश ही रह गया था। दोस्तों, मैंने अपना ज़िंदगी की नई शुरुआत विशाल के साथ करके सही की या गलत, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।